हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में गाइस हम करने जा रहे हैं पवनों द्वारा निर्मित सतलाकृतियाँ। यानी इससे पहले मैंने आपको नदी, हिम नदी और आपका जो भूमिगत जल है, तीनों की तीनों और उनसे निर्मित अपर्दन और निक्षेपण से बनी सतलाकृतियाँ फुल डिटेल से आपको यूट्यूब चैनल पर पढ़ा दी है। तो निशा मैम के यूट्यूब चैनल पर आपको ये तीनों वीडियो मिल जाएंगी और उसके अलावा मेरे चैनल पर भी। अब यहाँ पर आज की क्लास में फुल डिटेल से पढ़ेंगे हम पवनों के द्वारा निर्मित सतलाकृतियाँ। अगर आपने वो तीनों वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख लेना, क्योंकि तीनों वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। सबसे पहले हम बात करें पवने यानी विंड। आप सबको पता है भाई, जो पवने होती हैं वो धीरे धीरे भी बहती हैं, तेज गति में भी बहती हैं और इतनी भयंकर भी बहती हैं कि मकान के मकानों को भी अपने साथ उड़ा कर लेके जा सकती है, पेड़ों को उखाड़ ले जाती है। तो धीरे से जब मंद मंद बहती है तो हमें अच्छी लगती है, स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है तब भी ठीक है, बट जब तूफान के तूफान बवंडर आते हैं तब वो बहुत ज़्यादा नुकसान भी करते हैं। अब ये तो रही आपके शहरी इलाकों की बात। वहीं अगर हम बात करें डेजर्ट एरिया की यानी रेगिस्तान की, तो मरुस्थलों में तो भाई आपकी जो पवने हैं वो और भी भयानक रूप लेती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उनके सामने पूरा बिल्कुल वाइड एरिया होता है जिसमें वनस्पति ना के बराबर होती है, मकान और घर भी नहीं होते। ऐसी सिचुएशन में पवने बहुत तेज गति से बहती हैं और ये तेज गति से बहने वाली ही पवने आपका क्या करती हैं, अनेक प्रकार के स्थल रूप यानी लैंड फॉर्म का निर्माण करती हैं, सतलाकृतियाँ बनाती हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप की। उन सभी सतलाकृतियों को आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले करेंगे हम पवन के अपर्दन के द्वारा निर्मित सतलाकृतियाँ, यानी पवन जो अपर्दन से यानी पवन के जो काटने से या कैसे काटती है पवने, मैं आपको समझाऊंगी सारी चीज़ें। उससे पहले आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो पवने है वो अपर्दन कैसे करती है, किस तरीके से पवने चीज़ों को काटती है, तोड़ती है, तो ये होता कैसे है। तो सबसे पहले हम बात करें नंबर 1, 3 तरीकों से भाई पवने अपर्दन करती है। आपको पता होना चाहिए 3 ऐसे टाइप हैं या 3 तरीके हैं जिनसे पवने अपर्दन करती हैं। सबसे पहला आता है अपवहन, अपवहन क्रिया, अपवहन क्रिया। सेकंड आता है सन्निघर्षण, सन्निघर्षण क्रिया। ठीक है, अपवहन, सन्निघर्षण। अगर हम बात करें ना, ये जो तीनों प्रोसेस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर पीजीटी और नेट में यहीं से क्वेश्चन आता है। एक बात बता दूं भाई, आज की जो ये हमारी वीडियो है केवल पीजीटी और नेट वाले स्टूडेंट्स के लिए है, इन्हीं एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अपवहन क्रिया, सन्निघर्षण क्रिया और उसके बाद तीसरी आती है हमारी अपघर्षण क्रिया, अपघर्षण क्रिया। अपघर्षण को अब्रेशन कह देते हैं, अब्रेशन। ठीक है, सन्निघर्षण को एट्रिशन कह देते हैं और अपवहन क्रिया को डिफ्लेशन कह देते हैं इंग्लिश में। आपको सबसे पहले इन तीनों के बारे में फुल डिटेल से पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। सबसे पहले अपवहन क्रिया की बात करें। देखो, अपवहन यानी वहन, वहन, डिफ्लेशन यानी चीजों को अपने साथ बहा कर ले जा रही है हवा। तो इसमें कुछ नहीं होता, जब हवाएं अपने साथ रेत को, जो बारीक कणों वाली मिट्टी है उनको अपने साथ बहा कर ले जाती है, तो उसे कहते हैं अपवहन क्रिया। तो इस तरीके से देखो, यहाँ पर मिट्टी पड़ी थी, हवा आई अपने साथ उसे उड़ा कर ले गई, तो यहाँ पर से अपर्दन हो गया ना। तो ये जो पवनों द्वारा अपर्दन होता है ना, ज्यादातर आपका शुष्क, उष्ण और शुष्क इलाकों में होता है। ठीक है, शुष्क कह लो या अर्ध शुष्क इलाकों में भी होता है भैया अपर्दन आपका। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जो पवनों द्वारा अपर्दन होता है वो कैसे इलाकों में होता है, उष्ण, शुष्क और अर्ध शुष्क। अब ध्यान देना, उष्ण यानी गर्मी वाला इलाका, शुष्क यानी जहां पर हवा नहीं होती, जहां पर बारिश नहीं होती। अब एक चीज ध्यान दो, गर्मी वाला इलाका है और वहां पर कोई बारिश नहीं है, तो उस इलाके में क्या होगा, उस इलाके में तो आपकी जो मिट्टी है वो, उसके कण जो होंगे वो ढीले पड़ जाते हैं, यानी वो अपने एक चिपकी हुई नहीं रहती, एक दूसरे से कण उसके बिखरे हुए मिलते हैं। और ऐसी सिचुएशन में जब वहां से हवा बहेगी तो उन कणों को अपने साथ उड़ा ली जाती है। तो इस प्रोसेस को ही कहते हैं अपवहन क्रिया। क्या कहते हैं? अपवहन क्रिया। और उसके अलावा अगर आपसे पूछे ना कौन से जोन में पवनों द्वारा अपर्दन सबसे ज्यादा होता है, तो अगर हम बात करें तो भाई उष्णकटिबंधीय इलाकों में,
उष्ण कटिबंधीय इलाकों में आपका सबसे ज़्यादा पवनों के द्वारा अपर्दन होता है, और उसके अलावा शीतोष्ण इलाकों में। तो ऑप्शन में आपको ये दोनों मिल सकते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय एरियाज में और आपका उष्ण कटिबंधीय एरिया में सबसे ज़्यादा आपका पवनों के द्वारा अपर्दन होता है। और सिंपली बात बताऊं तो ये तो सबको पता ही है भाई, डेजर्ट इलाके में सबसे ज़्यादा भयानक रूप से अपर्दन करती हैं पवनें, यानी मरुस्थलीय इलाकों में। ठीक है, जहाँ पर आपके मरुस्थल है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा डेजर्ट। तो जितनी भी हम सतलाकृतियाँ बनेंगे ना, सारी की सारी सहारा में तो पाई जाती हैं। उसके अलावा कालाहारी डेजर्ट है, और हर कॉन्टिनेंट के जो डेजर्ट है मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखे हैं, आप वो वीडियो देख सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट पर, सन्नी घर्षण। सन्नी घर्षण, अब यहाँ पर एक वर्ड देखो, घर्षण। घर्षण यानी आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं कण। जब हवा बह रही है, ऐसे हवा बह रही है, हवा के साथ बहते हुए कण है, ये कण भी आपस में टकराते हैं। मान लो ये कण था, ये इससे टकराया, यहाँ पे एक कण इससे टकराया, तो टकरा टकरा के ये और भी छोटे होते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जब पवन अपने साथ मिट्टी के कणों को उड़ा के ले जा रही है, तो उस टाइम पर क्या होता है, जो आपकी कण है, ये चट्टानों के टुकड़े भी हो सकते हैं, मिट्टी के कण भी हो सकते हैं, तो ये आपस में भी टकरा कर घर्षण करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार के अपर्दन को देखो, टूट गए ना, टूट गए यानी अपर्दन हो गया, तो इसे कहते हैं सन्नी घर्षण। नेक्स्ट आता है अपघर्षण यानी अब्रेशन। अब इसमें भी घर्षण है, बट क्या है, अब ये कण आगे बढ़े, ये कण आपके आगे बढ़े, आगे इनको मिलती है कोई भी पर्वत मिल गया, कोई भी चट्टान मिल जाती है, तो फिर ये क्या करते हैं, ये इनको गुस्सा आ रहा होता कि हम तो टूट गए, अब तुझे तोड़ेंगे। तो अब ये क्या करेंगे, इस पर्वत से टकराकर या किसी भी चट्टानी टुकड़े से टकराकर उसको धीरे धीरे तोड़ते रहते हैं, या उसको रेगमार की तरह खुरचते रहते हैं। एग्जाम में रेगमार वर्ड का यूज होता है कि जब पवनों द्वारा अपर्दन जो मिट्टी के कण हैं चट्टानों को रेगमार की तरह खुरचते हुए आगे बढ़ते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अपघर्षण कहते हैं। देखो इसमें क्या था, सिंपल तरीके से मिट्टी उड़ाकर ले जा रही थी। सन्नी घर्षण में क्या था, मिट्टी के कण आपस में ही टकरा रहे थे, और अपघर्षण में क्या है, किसी चट्टान के टुकड़े को या किसी चट्टान को रेगमार की तरह ये कुरचते हुए आगे बढ़ेंगे, तो उसे कहते हैं अपघर्षण। तो पवन 3 प्रकार से अपघर्षण करती है। तीनों क्रियाएं मैंने आपको फुल डिटेल से समझा दी हैं। ये बेस है, अभी आगे हमारी जो सतलाकृतियां हैं अब शुरू होंगी। तो आशा करती हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं गाइस जो ये बताते हैं कि पवनें कैसे अपर्दन करती हैं। अगर स्पीड हो, जैसे भाई पवनों की स्पीड, पवनों का वेग, अगर तेज गति से पवन बहेगी तो अपने आप अपर्दन ज़्यादा होगा। उसके अलावा भाई वाइड एरिया है, ये चीज़ें मैं आपको समझा चुकी हूँ, है ना। वाइड एरिया है तो वहाँ पे भी आपका अपर्दन ज़्यादा होगा। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर के रूप में काम करती हैं अपर्दन को बढ़ावा देने के लिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं पवनों के अपर्दन के द्वारा निर्मित सतलाकृतियाँ। तो सबसे पहले गाइस हम बात करें पवनों के अपर्दन से कौन कौन सी सतलाकृतियाँ बनती है। तो मैंने आपको एक चीज़ समझा दी है कि जो पवनें हैं जो भी अपर्दन करेंगी आपके मरुस्थलीय इलाके में करेंगे, है ना। मरुस्थलीय इलाकों में पवनों के द्वारा अपर्दन सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे पहली आती है सतलाकृति अपवाहन गर्त, वात गर्त। वात गर्त डालो सबसे पहले नंबर पर, वात गर्त, और सेकंड नंबर पर अपवाहन गर्त। हम इन दोनों को बिल्कुल साथ साथ पढ़ेंगे, अपवाहन गर्त, दोनों को साथ करेंगे। सबसे पहले पर वात गर्त और सेकंड नंबर पर अपवाहन गर्त। वात गर्त यानी जिसे बोल देते हैं ब्लो होल, एंड अपवाहन को तो मैंने अभी बताया भी था, अपवहन अपवाहन डिफ्लेशन सेम यही बोलते हैं, डिफ्लेशन होल्स। तो इन दोनों में क्या होता है, वात गर्त यानी कोई भी भाई आपका मरुस्थल है, कोई भी ये मरुस्थल है, आपको सबको पता है सपाट मरुस्थल है। अब यहाँ पर जो हवा चल रही है, ठीक है, जब हवा बह रही है, यहाँ से हवा चल रही है आपकी तेजी से, और चलती हुई हवा में आपको पता है गोल गोल कई बार भंवर भी पैदा हो जाते हैं। क्या बोलते हैं इसे, भंवर, भंवर बोलते हैं। हवा में जब भंवर पैदा हो गए तो हवा जो है वो इस तरीके से धरातल पर गोल गोल घूमने लगती है, और जब यह हवा इस तरीके से गोल गोल घूमती है तो ये धरातल में अंदर की तरफ घुसती चली जाती है, और इस प्रकार से एक गड्ढे का निर्माण करती है। अंदर की ओर घुसती हुई हवा एक गड्ढे का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं वात गर्त। क्लियर है, जिसे क्या कहते हैं, वात गर्त।
तो आपको समझ में आया किस तरीके से आपका वात गर्त बनता है। नेक्स्ट है जो अपवाहन गर्त। कई बार क्या होता है ना, ये जो भंवर है पूरा बवंडर ले लेता है, बवंडर का रूप ले लेता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो ये गड्ढा, जो ये भंवर है, हवाओं का जो ये भंवर है, बिल्कुल ड्रिल मशीन की तरह, किसकी तरह भाई, ड्रिल मशीन की तरह बिल्कुल अंदर तक घुस जाता है। और कितनी अंदर तक घुस जाती हैं हवाएं, वाटर लेवल यानी जल स्तर तक घुस जाती हैं। यानी ये जो गड्ढा है नीचे वाटर लेवल तक बन जाता है रेगिस्तान में, और रेगिस्तान में वाटर लेवल तक जब बिल्कुल ड्रिल की तरह हवाएं घुसती हुई इतने विशाल गड्ढे का निर्माण कर देती है, इतना गहरा गड्ढा बन जाता है, तो आपका जो पानी है वो धरातल पे दिखने लग जाता है। हमें क्या दिखने लग जाता है, पानी दिखने लग जाता है मरुस्थल में। और मरुस्थल में पानी जब दिखता है तो उसे क्या कहते हैं, ओएसिस, यानी आपका क्या कहते हैं, मरु उद्यान, मरु उद्यान। और इस वजह से देखो मरुस्थल के बीच में पानी दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसका लेवल था, यहाँ से हवाएं बह रही थी, यहाँ पर इस ये बहुत वाइड एरिया में होती है ये चीज़, इतने से गड्ढे में नहीं, बहुत वाइड एरिया में होती है ये चीज़। यहाँ पर पानी दिखता है और यहाँ पर आपकी चारों ओर वनस्पति भी उगाती है, तो ये कह देते हैं कि मरुस्थल में हरियाली आ गई, तो इसे क्या बोला जाता है, मरु उद्यान। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है किस तरीके से, जो मरुस्थलों में आप मरु उद्यान देखते हो वो किस प्रकार के अपर्दन के द्वारा निर्मित सतला करती है, तो आंसर रहेगा अपवाहन गर्त। समझ में आ गया। तो मरु उद्यान बनते हैं अपवाहन गर्त की वजह से। ये जो हवाएं हैं, पवने हैं, इतनी भयंकर रूप ले लेती है बवंडर का, ड्रिल की तरह काम करती है, जैसे ड्रिल दीवार में छेद करते हैं ड्रिल मशीन से, उसी तरीके से पूरा वाटर लेवल तक उस गड्ढे को गहरा कर देती हैं, पानी दिखने लग जाता है। और इस सिचुएशन को मरुस्थल में जब पानी दिखता, हरियाली हो जाती है, तो उसे कहते हैं मरु उद्यान। तो ये दोनों एक दूसरे से संबंधित थे और आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद नंबर 3 पर आती है हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि देखो पवनों की तो सारी की सारी ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। नंबर 3 पर आती है छत्रक या गारा। इंग्लिश में से कहते हैं मशरूम, और गारा को भी गारा ही कहते हैं। ये दोनों ही नाम आपको याद रखना पड़ेगा। एक बार एग्जाम में ये पूछ लिया गया था, छत्रक नहीं डाला था, छत्रक या गारा। छत्रक यानी छतरी की तरह आकृति बन जाएगी, अभी पढ़ेंगे कैसे। जब भी हवा बह रही होती है और उस हवा के बीच में कुछ इस तरीके की चट्टान आ गई, उस हवा के बीच में कुछ इस तरीके की, यहाँ से हवा आती है, यहाँ से, ये प्रोसेस काफ़ी लंबे होते हैं। आप ये मत समझना कि एक बार हवा आई तो ये प्रोसेस बन गया, काफ़ी साल लग जाते हैं। पवनें धीरे धीरे अपर्दन करती रहती हैं और चट्टानें टूटती रहती हैं। और एक चीज़ और, यहाँ पर मैं बार बार कई बार वर्ड का यूज करूंगी, अपक्षय। अपक्षय को समझ लेना भाई, जब आपकी कोई भी चट्टान यांत्रिक क्रिया के द्वारा टूटती है ना, यांत्रिक क्रिया यानी मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा टूटती है, यानी पानी, हवा, किसी की वजह से भी जब चट्टान टूट कर नीचे गिरने लगती है, तब उसे कहते हैं अपक्षय यानी वेदरिंग। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखोगे। अब सबसे पहले छत्रक या गारा, इस तरीके की कोई चट्टान है जो बिल्कुल पवनों के सामने खड़ी है और हवाएं आती हैं, धीरे धीरे अपर्दन करती हैं। और इस चट्टान में भाई आपकी हम बात करें, एक आपकी जो लेयर है वो सॉलिड रॉक की है और एक आपकी सॉफ्ट रॉक की है। ये प्लस वाली सॉफ्ट कह लो, और भाई ये आपकी सॉलिड रॉक कह लो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चट्टान खड़ी है, धीरे धीरे अपर्दन हो रहा है। तो एक चीज़ तो आप सबको पता है कि जो कोमल चट्टान है उसका जल्दी अपर्दन हो जाता है बिसाइड कठोर चट्टान, ठीक है। तो कठोर चट्टान के अपर्दन होने में ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत देर से होता है, और कोमल जल्दी अपर्दित हो जाती है। तो इस वजह से क्या हो जाता है आपकी, और एक चीज़ और ध्यान रखोगे आप, जब भी कोई भी हवा बहती है ना, तो हवा के निचले वाले भाग में, यानी हवा नीचे वाले भाग में भारी कणों को और मोटे कणों को उड़ा कर ले जाती है, क्योंकि उनमें वजन होता है ना, तो वो हवा के नीचे नीचे बहती हैं। और जितना ऊपर पार्ट तक हवा जाएगी तो जो ये कण है ये बारीक होते जाएंगे और पतले होते जाएंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। तो भाई निचले वाले पार्ट में तो मोटे कण होते हैं, और इसी वजह से जो ये हवा होती है ना, नीचे वाले पार्टों का कुछ ज़्यादा ही अपर्दन कर देती है, ठीक है। नीचे वाली कोमल चट्टान का कुछ ज़्यादा ही अपर्दन कर देगी, और ऊपर वाले ये मोटे कण हैं, मोटे कणों ने ज़्यादा ही अपर्दन कर देते हैं, और ऊपर वाले कठोर चट्टान का थोड़ा अपर्दन हो पाता है। और इस तरीके से यहाँ पर भी फिर कोमल चट्टान आ गई, ज़्यादा अपर्दन हो गया, यहाँ से भी आपका
कोमल चट्टान आ गई, यहाँ से भी ज़्यादा हो गया, और फिर यहाँ पे सॉलिड रॉक आ गई तो अपर्दन फिर कम होगा, और यहाँ पर भी फिर सॉलिड रॉक है तो अपर्दन फिर कम होगा, फिर यहाँ पर कोमल आ गई तो इसका फिर अपर्दन ज़्यादा होगा, और आगे फिर ऊपर फिर सॉलिड है तो उसका अपर्दन फिर कम होगा। तो इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर बन जाता है मरुस्थलों के अंदर, और इसी स्ट्रक्चर को किस नाम से जाना जाता है? छत्रक या गारा। तो यही आपको आकृति मिलेगी। आकृति तो मिलती नहीं है आपको एग्जाम में, इस तरीके से ही मिलेगा कि कोमल और कठोर चट्टानें या फिर छतरी की तरह आकृति आपकी जब बन जाती है पवनों के अपर्दन से, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे छत्रक, गारा या मशरूम के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो सहारा डेजर्ट में आपकी इस प्रकार की सतलाकृतियां काफ़ी देखने को मिलती हैं, और सहारा डेजर्ट में इन्हें गारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गारा। और लगभग छतरी के जैसे आकृति बनने के कारण ही इन्हें छत्रक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गई? तो नीचे मोटे कण थे, उन्होंने ज़्यादा अपर्दन कर दिया। मोटे कण है, उन्होंने भाई ज़्यादा काटा चट्टानों को, और ऊपर वाले बारीक कण है तो उन्होंने धीरे धीरे और कम काट पाते हैं। तो इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये थी भाई आपकी छत्रक और गारा। नंबर 4 पर आते हैं ज्यूजेन। ज्यूजेन, अब ये ज्यूजेन क्या है? ज्यूजेन की बात करें तो अब जितना भी अपर्दन होगा ना, कठोर और कोमल, क्योंकि देखो रेगिस्तान में मिट्टी पड़ी है, और उसके अलावा पवनें अपर्दन करेंगी कहाँ? अगर कोई चट्टान आ गई तो उसी के ऊपर तो अपर्दन करेगी, वरना तो होगा ही नहीं, सीधी की सीधी हवाएं बहती रहेंगी। तो नेक्स्ट आती है ज्यूजेन। अब ज्यूजेन में जो आपकी चट्टानें हैं, एक वही आपका सारा हर बार वही चीज़ रहेगी, कोमल और कठोर चट्टानों पर ही अपर्दन रहेगा। ये आपकी कठोर है, सॉलिड है, और ये आपकी माइनस वाली कोमल है। ये फिर वही आपकी कौन सी आ गई? सॉलिड आ गई, और फिर ये आपकी माइनस वाली क्या आ गई? कोमल आ गई। तो इस तरीके से चट्टान थी कोई रेगिस्तान में, और हवाएं यहाँ से आ रही थी। अब ये हवाएं यहाँ से आ रही है तो क्या होता है इस सिचुएशन में? सबसे पहले तो ये ऊपर वाली कोमल चट्टानों को तो बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं हवाएं, काट काट के अपने साथ उड़ा ले जाती है इसके कणों को। फिर आ जाती है सॉलिड रॉक, और नीचे आ जाती है आपकी कोमल। अब सॉफ्ट रॉक के अंदर घुस जाती है हवाएं। क्या कर देती है? सॉफ्ट रॉक के बिल्कुल अंदर घुस जाएंगी, काट काट के अंदर तक घुस जाती हैं। और जो ये कोमल चट्टान है ना, ये ऊपर रह जाती, सॉरी कठोर चट्टान है ना, ऊपर बिल्कुल डटी हुई रह जाती है, इसका अपर्दन कम कर पाती है। तो ऐसी सिचुएशन में अंदर तक घुस के यहाँ तक हवाएं घुस गई, और इस तरीके से आपकी, मैं इसको मिटा ही देती हूँ, कोमल चट्टानों के तो अंदर तक घुसकर ये ऊपर एक पार्ट बचा रह जाता है किसका? सॉलिड का। और फिर नेक्स्ट में यहाँ तक अंदर घुसकर फिर ये पार्ट आपका बचा रह जाता है सॉलिड का। ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये कठोर चट्टानों का पार्ट है, जिसे पवनें अपर्दन नहीं कर पाती, और ये वाला है आपका कोमल चट्टानों का पार्ट जो बहुत ज्यादा अपर्दन हो जाता है। तो इस प्रकार की जो ये आपको दिख रही है ना, इसे ही ज्यूजेन कहते हैं। आपको कहीं ना कहीं ये किस तरीके से लग रही है? ये आपको दवात की ढक्कन की तरह दिखती है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, दवात के ढक्कन की तरह जो सतलाकृति दिखती है उसका क्या नाम है? पवनों के अपर्दन से निर्मित। तो आंसर रहेगा ज्यूजेन। इंग्लिश में भी ज्यूजेन ही कहते हैं। तो आप इसको ध्यान रखना। इस तरीके से कोमल और कठोर चट्टानें जब होती हैं तो ऊपर वाली को कठोर चट्टान बिल्कुल डटी रहती है, और नीचे वाली का ज्यादा अपर्दन हो जाता है, तो एक दवात के ढक्कन जैसी आकृति बन जाती है, जिसे कहते हैं ज्यूजेन। गॉट इट? क्लियर है? नेक्स्ट आती है हमारी सतलाकृति यारडोंग। इंग्लिश में भी यारडोंग ही कहते हैं इसे। यारडोंग की बात करें तो ये भी लगभग कुछ इसी तरीके की होती है। अब देखो कैसी होती है। यहाँ पर हमने बात करी, ये तो थी हमारी बिल्कुल रुकी हुई थी दवात के ढक्कन की तरह। अब इसमें क्या होता है? इसमें भी इसी तरीके से आपकी चट्टानें जब खड़ी होती है यानी कुछ इस तरीके से, यहाँ पर कुछ ऐसे चट्टानें जब खड़ी रहती हैं, ये आपकी कठोर, ये आपकी कठोर, और ये भी आपकी सॉलिड, और बीच में आपकी कोमल। अब क्या होता है, ये तो बिल्कुल खड़ी रहेंगी, और जो कोमल वाली चट्टान है उनका अपर्दन हो जाता है, और इस वजह से ये मैंने ज़्यादा ही बड़ी बना दी, ये ऐसे खड़ी हैं, और यहाँ पे बीच में कोमल है, और वे खड़ी कठोर वाली खड़ी हैं। तो ऐसे जब हवाएं यहाँ से आती हैं तो हवाएं धीरे धीरे क्या कर देती हैं? हवाएं धीरे धीरे इस तरीके से अपर्दन करती हुई बढ़ती हैं। ये इस वाले पार्ट को तो पूरा का पूरा उड़ा कर ले गई अपने साथ, और बीच में ये इस तरीके से सॉलिड वाला पार्ट बचा रह जाता है। इस तरीके से सॉलिड वाला पार्ट बचा रह जाता है।
बीच वाले तो जो कोमल वाले पार्ट को है उसको तो उड़ाकर ले जाती है हवा। तो इस तरीके से आपका ये जो पार्ट बच गया ये कौन से का था, कठोर वाले का पार्ट। ठीक है, कठोर चट्टानें एक ठूंठ की तरह खड़ी रहती हैं। इसमें कठोर चट्टानों की बात करें तो एक ठूंठ की तरह खड़ी रहेंगी। कोमल चट्टानें पूरी तरह से अपर्दित हो जाती हैं, वो चली जाती हैं पवनों के साथ, पवनें अपने साथ उन्हें उड़ाकर ले जाती हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना, ये आपके एक कटक की तरह पतले पतले खड़े रहते हैं और नुकीले कटक की तरह खड़े रहते हैं और इन्हें ही कहते हैं यार्डोंग। तो काफ़ी मिलती जुलती आकृति है, बट इनमें डिफरेंट क्या है भाई, यहाँ पर तो आपकी जो चट्टानें थी ना वो क्षैतिज अवस्था में थी, यहाँ पर खड़ी अवस्था में थी। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। ठीक है, दोनों क्लियर है, जूजेन और यार्डोंग। अब नेक्स्ट आती हैं, ये सारी एग्जाम में पूछी जाती है, सारी की सारी आप कोई भी पेपर उठा के देखो, DSSS, KVS, NVS, PGT, HTET, नेट के एग्जाम उठा के देखो, आपको ये सारी की सारी देखने को मिलते हैं। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अगली वाली तो उससे भी ज़्यादा। नेक्स्ट आती है नंबर 6, इंसेलबर्ग। बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, बार बार एग्जाम में आती है इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग का सबसे पहले आप एक इंग्लिश में भी इंसेलबर्ग ही कहते हैं। इसके मीनिंग की ओर ध्यान दें तो इसका मीनिंग होता है द्वीप सादृश्य। द्वीप सादृश्य, सादृश्य। ठीक है, द्वीप सादृश्य यानी क्या हो गया मीनिंग, द्वीप के समान। जैसे समुद्र में आपने आइलैंड देखते हो ना, समुद्र के बीच में एक पूरी तरह चट्टान का टुकड़ा या कुछ भी आप कह लो, तो एक पूरा आइलैंड होता है समुद्र के बीचों बीच। उसी तरीके से रेगिस्तान के बीचों बीच आइलैंड की तरह जब आपकी कोई चट्टान होती है या पूरी के पूरा आपका इस तरीके से एक दूर से इस तरीके से एक पहाड़ की तरह ही होता है। ये पूरा रेगिस्तान है, मान लो ये व्हाइट बोर्ड, और इसके बीच में एक इस तरीके की आकृति खड़ी है, तो इसे ही कहते हैं इंसेलबर्ग। ठीक है, और द्वीप की तरह दिखते हैं और इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, इंसेलबर्ग कहते हैं। और एक जर्मन के भूगोलवेता थे भाई जिन्होंने इसको ये नाम दिया था इंसेलबर्ग। ठीक है, जर्मन के भूगोलवेता थे, आप ध्यान रखना। और इस प्रकार के जो टीले हैं, एक टीले की तरह ही होता है ये। इस प्रकार के जो टीले हैं ना, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में देखने को मिलते हैं। साउथ अफ्रीका में जो कालाहारी डेजर्ट है ना, वहां पर इस प्रकार के इंसेलबर्ग देखने को मिलते हैं। इंसेल से आएगा, इंसेलबर्ग देखने को मिलते हैं। तो जैसे समुद्र में द्वीप होते हैं वैसे ही रेगिस्तान में आपके इंसेलबर्ग होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि जैसे समुद्र में आपके आइलैंड होते हैं, उसी तरीके से रेगिस्तान में जो आइलैंड बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो बच्चों का तो दिमाग वहीं घूम जाता है कि भाई रेगिस्तान में आइलैंड कहाँ से बन जाएंगे। तो भाई रेगिस्तान का आइलैंड है इंसेलबर्ग। ठीक है, तो इस प्रकार के जो टीले रेगिस्तान में बन जाते हैं उन्हें इंसेलबर्ग का नाम दिया गया है। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया है, बिल्कुल सिंपल सा था, ज़्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं थी। नेक्स्ट आता है नंबर 7, भूस्तंभ। भूस्तंभ या डिमोइसेल। डिमोइसेल, भूस्तंभ नाम तो मिलेगा नहीं एग्जाम में भाई, डिमोइसेल ही आएगा, डिमोइसेल मिलेगा। ठीक है, क्योंकि भूस्तंभ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा भाई भूस्तंभ क्या होते हैं। अभी ये जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे बनता है, सिंपली बात में बात करें, जब आपकी एक किसी एरिया पर बहुत सारी सॉलिड रॉक इकट्ठी होती है। ठीक है, या मान लो ये एरिया भरा पड़ा है बड़ी बड़ी चट्टानों का। ये एक चट्टान यहाँ पे है, एक चट्टान आपकी यहाँ पे है, एक चट्टान यहाँ पे है, इनके पीछे भी चट्टाने और सारी की सारी सॉलिड है, जल्दी से अपर्दन नहीं होगा। थोड़ा बहुत पार्ट का जो हवाएं काफ़ी तेज़ी से आ गई तो काफ़ी सालों में जाके इनका थोड़ा बहुत अपर्दन कर पाती है। और ऐसी सिचुएशन में इनकी जो नीचे वाला पार्ट है ये तो बहुत सारी इकट्ठी है ना, तो नीचे वाला पार्ट का तो बिल्कुल अपर्दन नहीं हो पाता, थोड़ा बहुत अपर्दन ऊपर वाले पार्ट का हो पाता है। और इस प्रकार की आपकी सतलाकृति बन जाती है। नीचे वाला पार्ट का अपर्दन नहीं होगा, बट बस हवाओं के द्वारा ऊपर वाले पार्ट का थोड़ा बहुत अपर्दन हो जाता है। तो इस प्रकार के आपकी जो सतलाकृति बनती है इन्हें ही कहते हैं भूस्तंभ या डिमोइसेल। देखो इनके पीछे भी आप इसी तरीके की लगा लो, एक ये रही ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार से ऊपरी वाले पार्ट का तो अपर्दन हो जाता है, बट संख्या में बहुत एक साथ होने की वजह से नीचे वाले पार्ट अपर्दन से बचे रह जाते हैं। तो ये नीचे से चौड़े और ऊपर से पतले होते हैं, तो इन्हें ही कहते हैं भूस्तंभ या डिमोइसेल। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है नंबर 8, मैसा और ब्यूट। मैसा और ब्यूट बहुत ही महत्वपूर्ण है गाइस, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है मैसा और ब्यूट। अब इसमें क्या होता है मैसा और ब्यूट में, सिंपली तरीके में कोई भी चट्टान है उसका अपर्दन तो कर दिया हवाओं ने, और जब अपर्दन के बाद
जो चट्टान बची उसका जो ऊपर वाला पार्ट है जब बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, चिकना हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल सपाट और चिकना होता है। हवाएं, मैंने देखो आपको समझाया था ना, क्या समझाया था कि भाई जब आपकी हवाएं कौन सी क्रिया में, अपघर्षण में, ठीक है, जब हवाएं किसी चट्टानों को कुरच कर आगे बढ़ती है, जब आप किसी चीज को खुरचोगे, लगातार खुरचे ही जा रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जो उसका जो जिसे भी आप खुरच रहे हो वो बिल्कुल प्लेन हो जाएगी, है ना। तो इसी तरीके से चट्टानों को खुरचते खुरचते जब चट्टानों का ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल चिकना, समतल और प्लेन हो जाता है तो इसे ही कहते हैं मैसा। इसे ही क्या कहते हैं, मैसा। इसे ही क्या कहते हैं, मैसा। ठीक है, इस ऊपर वाले चिकने वाले पार्ट को ही क्या कहते हैं, मैसा कहते हैं। तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, जब पवनों के द्वारा इतना अपर्दन हो जाता है कि चट्टानों का ऊपरी भाग बिल्कुल चिकना, समतल, प्लेन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं गाइस मैसा। और मैसा का जो छोटा रूप है, जब आपकी यही चीज किसी छोटी छोटी पहाड़ियों पर हो जाती है तो यानी मैसा का जो बच्चा है, ये कह लो आप, उसे कहते हैं ब्यूट। मैसा का जो बच्चा है उसे कहते हैं ब्यूट। तो मैसा का छोटा रूप किस नाम से जाना जाता है, ब्यूट के नाम से जाना जाता है। तो मैसा और ब्यूट आपको दोनों ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये सारी आपकी हो गई हैं। नेक्स्ट आती है नंबर 9, पाषाण जालक। देखो, पाषाण जालक की बात करें, नाम से ही पता चल रहा है, पाषाण ये पत्थर का पर्यायवाची है, स्टोन, और जालक यानी छेद हो गए, उसमें जाल आप जिसे कह देते हो। तो जब आपकी कोई भी चट्टान है, ये इस तरीके से कोई चट्टान है और पवने लगातार इस पर भाई प्रहार करे जा रही है, इस पर टकरा रही है और इसको तोड़े जा रही है, तो धीरे धीरे इस चट्टान में छेद पड़ने लग जाते हैं। ये छेद अभी आर पार नहीं हुए, इस चीज को ध्यान रखना। बस हमें लग रहा है कि चट्टान खुरदरी हो गई, ठीक है। तो इस चट्टान में जब धीरे धीरे छेद पड़ जाते हैं, ठीक है, पर ये मत आर पार वाली बात मत समझना, आर पार नहीं हुए हैं, केवल इन चट्टानों को थोड़ा सा कुरेदा है किसने, हवाओं ने। तो इस प्रकार से जो आकृति बनती है उसे कहते हैं पाषाण जालक। नेक्स्ट आती है पवन खिड़की। पवन खिड़की, अब ये भी इसी से रिलेटेड है। इसमें क्या होगा, जब यह आपके छेद बिल्कुल उस चट्टान के आर पार हो जाते हैं, यानी पवने इतना अधिक अपर्दन कर देती हैं इनका कि ये जो छेद है आपके बिल्कुल आर पार इनके देख सकते हो। तो खिड़की में भी तो हम यही करते हैं ना कि घर की खिड़की में से हम आर पार देख सकते हैं। तो इस तरीके से पवन की खिड़की, जब इन छेदों में से हम आर पार चीजों को देख लेते हैं तो उसे कहते हैं पवन खिड़की। तो देखो, पाषाण जालक में मैंने तभी ये बात बोल रही थी कि ये अभी आर पार नहीं हुए हैं, जब ये आर पार हो जाएंगे बिल्कुल तब उन्हें कहेंगे पवन खिड़की। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक पुल। धीरे धीरे ये पवनों द्वारा अपर्दन इतना अधिक बढ़ जाता है कि ये सारे छेद भी आपस में मिल जाते हैं और ये आपस में मिलते मिलते पूरा इस तरीके से आपका ये जो चट्टान थी इस तरीके से हो जाती है, इतना बड़ा छेद इसमें हो जाता है। तो एक नेचुरल ब्रिज का काम करता है। ये क्या बन गया, एक ब्रिज बन गया ना, ब्रिज ऐसे ही तो होते हैं, तो एक नेचुरल ब्रिज बन जाता है, इसे ही प्राकृतिक पुल कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों एक दूसरे पर रिलेटेड है। पहले पाषाण जालक, देखो एग्जामिनर सीक्वेंस भी पूछ सकता है, अगर एग्जामिनर ने ये तीनों देख ली तो वो ये पूछ सकता है कि निम्न सतलाकृतियों को उनके चढ़ते क्रम में लगाओ या उतरते क्रम में उनके बनने के आधार पर। तो पहले पाषाण जालक बनेगा, फिर पवन खिड़की और फिर उसके बाद नेचुरल ब्रिज। तो ये आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। और लास्ट आती है हमारी पवनों के अपर्दन के द्वारा निर्मित सतलाकृतियों में ड्राई कांटर। ड्राई कांटर, ड्राई कांटर और इसका दूसरा नाम है तिपहल शिला। तिपहल शिला, अब ये क्या होता है, ये एग्जाम में आ चुकी है गाइस। ड्राई कांटर और तिपहल शिला क्या होता है अभी समझाएंगे आपको। इसमें क्या होता है, कोई रेगिस्तान इलाका है यहाँ पर और उसमें यहाँ पर कोई आपकी एक चट्टान पड़ी हुई है, यहाँ पर कोई चट्टान है, ये रेगिस्तान है, यहाँ पर कोई चट्टान है, कोई आपकी छोटी सी पहाड़ी है, कुछ भी लगा लो। हवा धीरे यहाँ पर बहती आ रही है और बहते बहते हवा धीरे धीरे इस वाले पार्ट को क्या करती चली जाएगी, काटती हुई चली जाएगी। और एक सिचुएशन ये आएगी जब हवा इस वाले पार्ट को
क्योंकि यहाँ पर ही सीधा प्रहार कर रही है ना, तो बिल्कुल इस वाले पार्ट को क्या कर देती है, चिकना कर देती है। क्या कर देती है, हवा इस वाले पार्ट को बिल्कुल चिकना कर देती है और ये एक 3 कोनों वाला पत्थर रह जाता है या पहाड़ी रह जाती है। देखो 3 कोने हो गए ना, एक ये और एक ये और एक ये 3 कोनों वाला चिकना एक पत्थर हो जाता है, इसे ही कहते हैं ड्राई कांटर। ठीक है, समझे। तो हवा इस तरीके से बहती हुई जब किसी भी पहाड़ी के पार्ट को बिल्कुल चिकना बना देगी इस साइड से और ऊपर इसके 3 कोने रह जाते हैं, इसे ही कहते हैं ड्राई कांटर या तिपहल सीला। तो इसको भी आप ध्यान रखना। तो ये थी भाई आपकी पवनों के अपर्दन के द्वारा निर्मित सतलाकृतियां, जिसमें हमने वातगर्त पढ़ा। आपको बस हवाओं ने कुछ नहीं किया, भंवर पैदा किया और छोटा सा गड्ढा हो गया। अपवहन गर्त पढ़ा, इसमें जो वो गड्ढा बना था ना वातगर्त से, बिल्कुल आपके वाटर लेवल तक उस गड्ढे को ले जाएंगी, पानी दिखने लग जाएगा आपको भूमिगत जल का, ग्राउंड वाटर का, तो वो बन जाएगा आपका अपवहन गर्त। छत्रक और गारा बिल्कुल छतरी जैसी आकृति, कोमल और कठोर चट्टानें एक दूसरे के ऊपर होंगी। एक आदमी, आप यूँ याद रख लेना, एक देखो कहीं ना कहीं वो शेप है ना आपकी एक मनुष्य की सिर से भी मिलती जुलती थी, यानी नीचे धड़ और ऊपर सिर, है ना, छत्रक और गारा। नेक्स्ट आती है जूजेन। जूजेन भी मैंने आपको समझाई थी, वही कोमल और कठोर चट्टानों से रिलेटेड। याडोंग, इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, आइलैंड से रिलेटेड है। जब भी समुद्र में कोई द्वीप होता है तो यानी रेगिस्तान के द्वीप को क्या कहते हैं, इंसेलबर्ग। नेक्स्ट आता है भूस्तंभ या डुमोइसेल। सिंपल है, बहुत सारी सॉलिड रॉक एक साथ इकट्ठी होती है तो नीचे वाले पार्ट का अपर्दन नहीं होता, ऊपर वाले पार्ट का अपर्दन जल्दी हो जाता है, तो उसे कहते हैं भूस्तंभ और डिमोइसेल। मैसा और ब्यूट, ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल जब किसी पहाड़ी का चिकना कर देगी हवा काट काट कर, तो उसे मैसा कहेंगे और मैसा का ही छोटा रूप ब्यूट कहलाता है। नेक्स्ट पाषाण जालक, बल हल्का हवा खिड़की, जब उन छेदों को बिल्कुल आर पार कर देंगी हवा तब बनेगी पवन खिड़की, और उन छेदों को भी बिल्कुल खत्म कर देगी और एक बिल्कुल नेचुरल ब्रिज बन जाएगा, उसे कहते हैं प्राकृतिक पुल। नेक्स्ट आता है ड्राई कांटर और तिपहन सीला। ये मैंने आपको अभी अभी समझाया किस तरीके से हवा एक पहाड़ी को 3 कोणों के रूप में बदल देती है और एक पार्ट यानी एक भाग उसका बिल्कुल चिकना बना देती है। तो ये थी पवनों के द्वारा निर्मित सतलाकृतियां। तो पवनों के अपर्दन द्वारा निर्मित सतलाकृतियां हमने डिटेल से, फुल डिटेल से पढ़ ली। अगर किसी बच्चे ने कोर्स ना भी लिया हो ना, तो भाई उस बच्चे ने अगर ये क्लास देख ली तो ये टॉपिक उसका यहाँ से कंप्लीट हो सकता है। फिर भी मैं ये कहूँगी, अगर आप फुल डिटेल से तैयारी करना चाहते हो पीजीटी ज्योग्राफी, नेट ज्योग्राफी की, तो अचीवर्स एकेडमी ऐप पर पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर जाकर अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हो। पीजीटी यानी एचटेट, DSSB, KVS, NVS या कोई भी आपका ज्योग्राफी पीजीटी का एग्जाम है या HSSC स्क्रीनिंग का एग्जाम है और नेट की लेवल की तैयारी करनी है, तो भी आप अचीवर्स एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो देर मत कीजिए क्योंकि नेट भी अभी आगे आने वाला है जो कि आपके लिए बहुत काम का रहेगा। तो पवनों के निक्षेपण से अब हम बात करेंगे, पवनों के निक्षेपण से कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं। ठीक है, निक्षेपण यानी हवा बह तो रही थी और अपने साथ उन कणों को उड़ाकर भी ले जा रही थी। अब कहीं ना कहीं वो जो कण हवा अपने साथ ढो रही थी उनको कहीं ना कहीं तो छोड़ेगी। ऐसे थोड़ी ना है कि अपने साथ ही लेती चली जाएगी आगे तक, नहीं। जब भी बीच में या कोई भी चीज़ आएगी, ठीक है, जैसे कोई पहाड़ी है, कोई भी आपका घर है, तो आपने कई बार देखा होता है ना, रेगिस्तान में पूरे मकान के मकान रेत के नीचे दब जाते हैं। वो कैसे दबते हैं? जब हवा अपने साथ उन मिट्टी के कणों को लाती है, पत्थरों के टुकड़ों को, चट्टानी टुकड़ों को, तो उनको कहीं ना कहीं लास्ट में जब उसकी गति कम हो जाती है ना हवा की, तब उनको धीरे धीरे जमा करने लग जाती है। जब तक हवा की स्पीड फुल होती है तो वो अपने साथ उनको बहाने की फुल कोशिश करती है। तब अगर हवा की स्पीड कम होने लग जाएगी ना, तो धीरे धीरे उन कणों को अपने साथ नहीं ले जा पाती और धरातल पर छोड़ने लग जाती है। तो इस प्रकार से हवाओं के जमाव को क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। तो पवनों के निक्षेपण से भी आपकी बहुत सारी आकृतियां बनती हैं जिनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है भाई उर्मिकाएं। उर्मिकाएं, उर्मिकाएं इंग्लिश में से कह देते हैं रैपिल्स। उर्मिकाओं की बात करें तो आपने समुद्र में लहरें देखी है ना भाई, मूवी में तो सबने देखी होगी, टीवी में। तो जैसे समुद्र में आप लहरें देखते हैं ना कुछ इस तरीके से,
एक लहर ये आ रही है, एक लहर ये आ रही है, एक लहर ये आ रही है। तो इस तरीके से आप समुद्रों में लहरें देखते हो, आगे पीछे एक दूसरे की चलती बहती हुई आती हैं। उसी तरीके से रेगिस्तान में भी आपने इस चीज़ को देखा है मूवी के अंदर, जो आपके रेगिस्तान में भी इस तरीके से आपकी समुद्र की लहरों की तरह बनी रहती हैं, इन्हें ही कहते हैं उर्मिकाएँ। यही होती हैं उर्मिकाएँ, ठीक है। ये जब हवाएं है ना इधर से बहकर आ रही है और हवाएं जब उधर से बहकर आती है ना, तो अपने साथ लाई हुई मिट्टी को या बारीक कणों को जमा करने लग जाती है। तो इस प्रकार से ऊपर नीचे उर्मिकाएं सी बन जाती हैं, समुद्र की लहरों के निशान बन जाते हैं। इन्हें ही कहते हैं क्या, उर्मिकाएं। ये बनती कहाँ पर है, रेगिस्तानी इलाकों में, मरुस्थलों में। नेक्स्ट आते हैं, जो कि आप सभी को पता है कि क्या बनते हैं भाई मरुस्थलों में, हमें क्या देखने को मिलते हैं, बालू के टिब्बे। क्या देखने को मिलते हैं, बालू के टिब्बे। अब बालू के टिब्बे कहो या बालू स्तूप कहो, बोथ आर सेम, ठीक है। बालू स्तूप, बालू के टिब्बे, सिंपल पता है। अब टिब्बे भी बनाने, लो भाई टिब्बे बन गए, ये होते हैं बालू के टिब्बे। अब क्या होता है, हवा की स्पीड हो गई कम, अब अपने साथ ला रही थी वो बहुत सारी मिट्टी, और उस बहुत सारी मिट्टी को धरातल पर जमा करने लग जाती है। जैसे हवा यहाँ से आई, यहाँ पर उसने अपनी मिट्टी को छोड़ा, फिर आप आगे बढ़ गई, फिर थोड़ी मिट्टी यहाँ छोड़ दी, फिर यहाँ छोड़ दी। तो इस प्रकार से आपके बालू के टिब्बे बनते चले जाते हैं, और इन्हीं बालू के टिब्बों को बालू स्तूप का भी क्या दे देते हैं, नाम दे देते हैं। बट इसमें एक कंडीशन क्या होती है, इसमें एक कंडीशन होती है कि बालू की टिब्बे बनने के लिए या तो हवा के सामने कोई मकान आ जाए, ठीक है। जब हवा मिट्टी को जमा तभी करती है जब कोई चीज़ एक अवरोधक के रूप में या एक केंद्रक के रूप में खड़ी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मरा हुआ ऊंट है, उसका शरीर आ गया, कोई घर आ गया, मान लो यहाँ पर ये आपकी कोई पेड़ थी, झाड़ी आ गई, तो सारी हवा यहाँ आएगी और यहाँ पर इकट्ठी होती चली जाएगी सारी, ठीक है। सारी मिट्टी यहाँ पर इकट्ठी होती चली जाएगी और लास्ट में इसको पूरी तरह ढक देगी और एक बालू का टिब्बा बन जाएगा। अगर इन बालू के टिब्बों की बात करें ना भाई, तो ये आपके काफ़ी भी वाइड भी हो सकते हैं। इनकी ऊंचाई की बात करें, इन बालू के टिब्बों की जो ऊंचाई है वो 2 से 3 मीटर से लेकर 300 मीटर तक भी ये ऊंचे हो सकते हैं। और अगर आप इनकी चौड़ाई की बात करोगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा चौड़े हो सकते हैं, किलोमीटर में 3 किलोमीटर से लेकर ये आपके 500 किलोमीटर तक भी चौड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा चौड़े होते हैं। तो इस तरीके से तो आप आंखों से सीधा नहीं देख पाते इन्हें, फिर काफ़ी वाइड होते हैं, ये काफ़ी चौड़े होते हैं, काफ़ी ऊंचे भी होते हैं, ठीक है। तो ये थे बालू के टिब्बे और बालू स्तूप। अब इस बालू के टिब्बे है जो अगली आकृति है वो इसी से रिलेटेड होती है कि बालू के टिब्बों का आगे खिसकना, बालू के टिब्बों का आगे खिसकना, बालू के टिब्बों का आगे खिसकना। अब इसमें क्या होता है, बालू के टिब्बों का आगे खिसकना, इसमें क्या होता है, इसमें सिंपली बात क्या होगी, जो आपके बालू का टिब्बा बना, यानी फॉर एग्जांपल आपका एक बालू का टिब्बा यहाँ है, ठीक है। ये भी आगे कैसे खिसकेगा, हवा आई, ठीक है, हवा आ रही है। अब जिस हवा की स्पीड कम थी उसने तो इस टिब्बे को बना दिया और हवा आगे चली गई। अब यहाँ पर मान लो उठ गया तूफान, अब तूफान उठा तो वो क्या करेगा, इसकी मिट्टी को, इस टिब्बे की मिट्टी को ले जाके धीरे धीरे मान लो यहाँ पर जमा कर दी, यहाँ से काट के ले गया और यहाँ पर जमा कर दी, और फिर धीरे नेक्स्ट हवा आई, उसने इस बालू की टिब्बी को यहाँ पर जमा कर दी, नेक्स्ट हवा आई, यहाँ पर जमा कर दी। अब देखो ये टिब्बा यहाँ था, आपका ये टिब्बा यहाँ था, और अब ये पहुँच गया कहाँ पे, यहाँ पे खिसकता खिसकता कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया। तो पहले बालू का टिब्बा यहाँ था और अब कहाँ पर है, अब यहाँ पर है। तो इसी तरीके से आपके बालू के टिब्बे आगे खिसकते रहते हैं। ये नहीं है कि एक टिब्बा एक ही जगह बन गया तो वो आगे नहीं खिसकेगा। तो इस तरीके से बालू का टिब्बों का आगे खिसकना चलता रहता है, और ये सब कुछ किस पर निर्भर करता है, हवाओं पर। हवा जब आप तेज गति होगी तो वो उनको आगे खिसकाती है, और जब हवा में मंद गति होती है तो वो टिब्बों का निर्माण करती है, ठीक है। तो देखो निक्षेपण दोनों जगह हो रहा है, यहाँ से उठा के यहाँ जमा कर दी सारी मिट्टी, ठीक है, धीरे धीरे यहाँ ले आया, पर जमाव तो यहाँ पर भी हो रहा है ना, इसीलिए इसे निक्षेपण से बनी सतलाकृतियों में ही डाला जाता है। नेक्स्ट आते हैं, अब ये बालू के जो टिब्बे हैं इन्हीं के आगे कुछ टाइप आते हैं, कुछ प्रकार आते हैं जिनसे एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला टाइप आता है बरखान। बरखान इज
मोस्ट इम्पोर्टेंट वह है क्योंकि बरखान से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। बरखान को आप ध्यान से समझोगे क्योंकि एग्जामिनर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। बरखान कैसे बनते हैं? टिब्बों से ही बनेगा। देखो जितनी भी हमारी आकृतियां हैं ना आगे सारी टिब्बों से बनेगी। मान लो ये आपका कोई टिब्बा है, ठीक है, बालू की मिट्टी का टिब्बा है। यहाँ से आ रही हवा, अब ये हवा यहाँ से आ रही थी, ऊपर चढ़ गई। अब ये हवा कई बार क्या होता है, यहाँ से आते आते ऊपर जा रही है और जब ये यहाँ पर आती है ना तो इकट्ठी हो जाती है और एक बवंडर की तरह यहाँ पर गोल गोल घूमती रहती है। यानी इस वाले पार्ट में ये हवा क्या हो गई, अंदर की इस बालू के टिब्बे के अंदर घूम घूम के इस तरीके से अंदर बवंडर की तरह घुस जाती है इस बालू के टिब्बे में। और इस बालू के टिब्बे में इतनी अंदर तक घुस जाने के बाद पूरा बवंडर की तरह है, तो इस टिब्बे का क्या हाल होता है भाई ज़रा देख लो, ठीक है। यहाँ पर यह हवा अंदर घुसते घुसते इस टिब्बे को इस वाली शेप में ला देती थी। कहाँ ये टिब्बा था, कहाँ ये वाली शेप इसकी हो जाती है। तो इसी शेप को क्या कहते हैं, ये जो आपकी आकृति बन गई ना इसे ही कहते हैं बरखान। ये जो दो बन गए इन्हें क्या कहेंगे, इन दोनों को सींग। ये एक सींग की तरह दिखते हैं, जैसे जानवर के सींग होते हैं ना ऐसे ऐसे, तो ये दोनों सींग जैसी आकृति बन जाती है और ये एक आपका पीछे वाला पार्ट बन जाता है और इसी आकृति को क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। बनी कैसे, यहाँ से हवा आई, आगे जब उतरेगी हवा इस टिब्बे के तो एक आपके बवंडर का रूप धारण कर लेती है और उस टिब्बे को अंदर ही अंदर क्या करती रहती है, इसकी हवा को अपने साथ उड़ा ले जाती है। तो जो ये आकृति बची रह जाती है इसे ही कहते हैं बरखान। अब देखने में ये कैसी लग रही है, अर्धचंद्राकार। तो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो अर्धचंद्राकार आपके जो बालू मिट्टी के टिब्बे बनते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो भाई अर्धचंद्राकार लग रहे हैं ना, तो इन्हें आपके बरखान कहते हैं। काफ़ी समूह में पाए जाते हैं, जहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। और आपके जो चीन का लोएस मैदान है, गोबी मरुस्थल है, वहाँ पर भी इस तरीके की आकृति देखने को मिलती है, ठीक है। तो बरखान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको भूलना मत, याद रखना, इसलिए मैंने इसको आराम से और डिटेल में आपको समझाया है। अब अगली जो दो आकृतियां हैं ना वो बरखान से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है परवलयिक टिब्बे और नेक्स्ट आती है सीफ। ये तीनों की तीनों आपकी बरखान से रिलेटेड है, आपस में रिलेटेड है तीनों ही, परवलयिक और सीफ। अब इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है ये जो आपका बरखान था, ये बरखान आगे चलकर भी इसमें अपर्दन और निक्षेपण होता रहता है और आपकी ये वाली शेप बन जाती है। बस आपकी किसी टिब्बे की क्या शेप बन जाएगी, केवल ये वाली शेप बची रह जाती है, सिर्फ ये वाली। और ये भी कब बची रह जाती है, मान लो यहाँ पर कोई वनस्पति है, वो इस इतनी सी आकृति को बचा के रखती है, ठीक है। उस वनस्पति के आसपास सिर्फ इतनी सी आकृति, इतनी सी ही मिट्टी जमा होकर रह जाती है। तो इस प्रकार की जो आकृति बनती है उसे ही कहते हैं परवलयिक। क्या कहते हैं, परवलयिक टिब्बे। तो समझ में आया, ये बस इतना ध्यान रखना, ये किसी वनस्पति की वजह से ये आकृति बची रह जाती है, वरना सब उड़ जाया वहाँ से, ठीक है। तो ये इतनी सी आकृति किसी वनस्पति की वजह से बची हुई रह जाती है और हवा बिल्कुल परमानेंट रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई एकदम तेज हो गई, हवा परमानेंट रहेगी ना तभी आपके ये टिब्बा बनेगा, तभी आपका परवलयिक बनेगा, वरना नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट आती है सीफ। सीफ का अगर मीनिंग की बात करें ना तो सीफ का मीनिंग ही होता है तलवार। क्या मीनिंग होता है, अरबी लैंग्वेज का वर्ड है और मीनिंग होता है तलवार। अब इसमें क्या होता है, सीफ में होता है भाई आपका, जब आपका सारी की सारी आकृति खत्म हो जाए और बस अगर हम बात करें तो आपकी ये वाली आकृति बची रह जाए, बस छोटा सा एक टुकड़ा बचा रह जाए, बरखान का एक छोटा सा पार्ट बचा रह जाता है, तो इसे ही कहते हैं सीफ। तो यही होती है सीफ, इस तरीके की, एक तरफ से चौचीली और दूसरी तरफ से गोल, इस तरीके की, ठीक है। तो बरखान का केवल इतना सा ही पार्ट बचा रह गया तो उसे ही कहते हैं सीफ। अगर हमें देखने में क्या लग रहा है कि केवल भाई एक ही भुजा बची रह जाती है, केवल एक भुजा, बरखान की केवल एक ही भुजा इसमें बची हुई रह जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य टिब्बे। तो ये बरखान से रिलेटेड थे, ये तीनों आपको पता होनी चाहिए। आगे आते हैं हमारी सतलाकृति अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य टिब्बे। ये भी आपको दोनों एक साथ पढ़ने होंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, थोड़े बहुत है बट इतने ज़्यादा नहीं है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। बट एग्जामिनर की फेवरेट टॉपिक है ये दोनों, ठीक है। ये दोनों की दोनों सतलाकृतियाँ पूछी जाती है पीजीटी लेवल में भी
और नेट लेवल में भी। अब देखो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ टिब्बे। अनुप्रस्थ टिब्बे की अगर हम बात करें तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इसमें जो बालू के टिब्बे होते हैं ना, वो कैसे बनते हैं, जब आपकी जो जमाव है, मिट्टी का जमाव वर्टिकल होगा, ठीक है, वर्टिकल यानी खड़ी अवस्था में होता है, यानी ये पूरा रेगिस्तान है, तो इस तरीके से जब आपकी मिट्टी का जमाव होता है, इस तरीके से नहीं, इस तरीके का भी होगा, ठीक है। जब आपका खड़ी अवस्था में इस तरीके से आपकी बालू की मिट्टी का जमाव होता है तो इनके सहारे छोटे छोटे टिब्बे बन जाते हैं, तो इनके सहारे ऐसे छोटे छोटे टिब्बे बन जाते हैं जिसे कहते हैं अनुप्रस्थ टिब्बे। और जब आपकी रेतीली मिट्टी का जमाव आपकी क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल सिचुएशन में होता है तो आपके इनके सहारे जो बालू के टिब्बे बनते हैं तो उन्हें कहते हैं अनुदैर्ध्य। तो ये तो होते हैं एक दूसरे के समानांतर, दोनों ही एक दूसरे के समानांतर होते हैं, बट एग्जामिनर क्या पूछता है, ये क्षैतिज अवस्था में बनते हैं, ठीक है, और ये आपके क्या वर्टिकल यानी क्षैतिज ऊर्ध्वाधर अवस्था में बनते हैं, ये ऊर्ध्वाधर। तो यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जब आपके बालू के टिब्बे ऊर्ध्वाधर अवस्था में मरुस्थलों में बनते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बालू जमा होने लग जाती है ऊर्ध्वाधर में, ऊर्ध्वाधर के बीच में टिब्बों के रूप में, तो उसे अनुप्रस्थ टिब्बे कहते हैं। और जब आपके समानांतर यानी क्षैतिज अवस्था में जमा होते हैं तब उसको अनुदैर्ध्य टिब्बों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं लोएस। लोएस क्या होते हैं, ये एक तरीके की मिट्टी होती हैं, हवाएं अपने साथ लोएस मिट्टी को जब बहा कर लाती है अपने साथ और उसे पूरे के पूरे मरुस्थल में बिछा देती है यानी जमा कर देती है। यानी कोई ये आपका रेगिस्तान है और ये जो लोएस है हमेशा एक प्लेन एरिया का मैदान होता है। लोएस को क्या कहते हैं, प्लेन एरिया का मैदान। चाइना में लोएस के मैदान से ही आपकी हुआंगो रिवर बहती है। कौन सी रिवर, हुआंगो नदी बहती है, जिसे पीली नदी भी कहते हैं। ये लोएस के मैदान से ही बहती है, हुआंगो नदी चाइना की रिवर है और इसी मैदान से बहने के कारण इस नदी का जो पानी है उसमें इस मिट्टी की वजह से पीलापन आ जाता है, इसलिए इसे पीली नदी भी कहते हैं। और भाई चाइना का शोक भी कहते हैं, काफ़ी बाढ़ लाती है चीन के अंदर ये। तो लोएस क्या होता है, एक समतल प्लेन मैदान होता है जो कि पवन के द्वारा लाई गई मिट्टी सीधे समतल तौर पर वहाँ पर बिछा दी जाती है, तो इसे कहते हैं लोएस, ठीक है। नेक्स्ट आती हैं जो अब ये अगली तीन आएंगी ना, ये तीनों की तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होंगी और इम्पोर्टेंट भी होंगी। अब ध्यान से देखिएगा, लोएस के बाद नंबर 7 पेडिमेंट, पेडिमेंट नंबर 8 बजादा या बजाड़ा भी बोल देते हैं इसको, और नंबर 9 प्लाया झील या दलदल। ये तीनों की तीनों एक दूसरे से संबंधित है। कैसे बनेंगी, पेडिमेंट। सबसे पहले बात करेंगे पेडिमेंट की। तो ये हम आ गए थे प्लेन एरिया पर, हमने लोएस का मैदान पढ़ा समतल एरिया, यानी अब आ गई हमारी ये तीनों की तीनों समतल एरिया में ही बनेंगी। कोई भी आपका समतल यानी प्लेन एरिया है उसमें जब हवा, मान लो ये प्लेन एरिया है, ठीक है, उसमें जब हवा क्या करेगी, यहाँ पर हवा सबसे पहले मोटे मोटे कणों को बिछा देगी। मैंने आपको पढ़ाया था ना, सबसे पहले हवा नीचे नीचे मोटे कण बहते हैं, ऊपर पतले पतले। तो जब हवा सबसे नीचे की ओर मोटे मोटे कणों को बिछा देगी और ये जो मोटे मोटे कणों को समतल सतह पर जब हवा बिछा देती है तो यही वाला इलाका आपका क्या कहलाता है, पेडिमेंट। इसे ही कहते हैं पेडिमेंट, ठीक है। इस समतल प्लेन इलाकों पर जब हवाएं हैं अपने साथ लाई गई मिट्टी के कणों को यहाँ पर बिछा देती है। और ये जो आपका मान लो यहाँ पर कोई क्या है, यहाँ पर मान लो आपका कोई इंसेलबर्ग है, ठीक है। हमेशा इंसेलबर्ग की तलछटी में, यानी इंसेलबर्ग या इंसेलबर्ग मैंने समझाया था ना आइलैंड जैसा, तो इंसेलबर्ग की तलछटी में इस प्रकार से हवा द्वारा लाए गए जो मिट्टी के कणों को बिछा दिया जाता है तो एक आपका प्लेन मैदान बन जाता है। और ऐसा चिकना और चट्टानी समतल सतह क्या कहलाती है, पेडिमेंट कहलाती है। काफ़ी बारीक होते हैं, इतने ज़्यादा मोटे नहीं होते, ठीक है, ध्यान रखना, काफ़ी बारीक ही होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है बजादा। अब मिट्टी तो लगातार पवने तो लगातार उन कणों को बिछाती जा रही है, तो आगे चलकर पेडिमेंट के बाद नेक्स्ट आता है बजादा। हवा ने मोटे मोटे कण तो यहाँ बिछा दिए, अब भी उसमें बहुत बारीक बारीक कण है और उन बचे हुए बारीक बारीक कणों को जो हवा है वो यहाँ पर पेडिमेंट से अगले वाले पार्ट में बिछा देती है। तो ये पेडिमेंट से और निचला भाग होता है जिसमें हवा और भी बारीक बारीक कणों को बिछा देती है और इसे कहते हैं बजादा। क्लियर है। और नेक्स्ट आती है प्लाया झील और दलदल। ये वाला पार्ट होता है, यानी बजादा
से भी निचले वाला पार्ट जहाँ पर आपके क्या बिल्कुल बारीक बारीक महीन कण होते हैं, और यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश की वजह से या वाटर लेवल की वजह से यहाँ पर थोड़ा बहुत दलदल टाइप, जैसे आपका गुजरात का कच्छ का मैदान है, राजस्थान में भी आपकी काफ़ी एरिया यहाँ पर देखने को मिलते हैं। भारत में बात करें तो एक झील सी बन जाती है, तो इस प्रकार की झीलों को कहते हैं पलाया झील या दलदल। यहाँ पर नदी नालों का देखो बिल्कुल नीचे वाला पार्ट हो गया ना, तो नदियों का पानी, नालों का पानी यहाँ आके इकट्ठा हो जाता है, और मिट्टी के महीन कण तो यहाँ पर है ही, तो एक दलदल भी बन जाता है। तो पेडिमेंट, बजादा और आपका पलाया झील, तो ये भी सीक्वेंस में तीनों पूछे जाते हैं। तो पहले पेडिमेंट आता है, फिर बजादा आता है, फिर पलाया झील और दलदल आता है। तो ये थी भाई आपकी पवनों के द्वारा निर्मित सतलाकृतियां। तो पूरा टॉपिक मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। तो अच्छी तरह से इस टॉपिक को कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। और इसके अलावा अगर आप पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स लेने के फेवर में हो तो आप मुझे इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट हो या आपको कुछ पूछना हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज भी कर सकते हो और बात भी कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।